ओके। हाँ हाँ। ओके ओके। मेरी आवाज़ आ रही है ना, आप लोगों को सुनाई दे रही है बराबर? ओके। तो आज का टॉपिक में हमें पढ़ना है GSTR 2। आप लोगों को पता है? हाँ, करेंगे। पहले 2 देख लेते, 1 पे पहले आएंगे, बाद में आएंगे, ठीक है? अब देखो GSTR 2 जो है, आप लोगों ने अभी GST में जैसे एंट्री मारा था परचेज सेल्स का, बट आज के क्लास में हम थोड़ा सा और आगे की लेवल सीखेंगे। GSTR 2 मतलब क्या? GSTR 2 मतलब जो है, जितने भी आप परचेज की बिल बनाते हो ना, वो GSTR 2 के अंडर जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ GSTR 2 कहाँ पे है। तो देखो, ये मैंने पहले ऑलरेडी कंपनी क्रिएट करके ले लिया है। कल मैंने किसी को तो पढ़ाया था, और उसी में मैं आगे आज कंटिन्यू करूँगा, और कल वाला वीडियो मैं आप लोगों को बाद में सेंड कर दूँगा, ठीक है? तो आज जितना मैं आपको बताऊँगा, आप लोगों को क्या करना है, उतना ट्रांजेक्शन पास करके उस रिपोर्ट को आपको व्हाट्सअप करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले GSTR 2 कहाँ पे मिलता है। देखो, डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाके GST रिपोर्ट है, और GST रिपोर्ट में देखो पहला जो मिल रहा है हमारा GSTR 1 दिखाई दे रहा है। GSTR 1, फिर GSTR 2, यही GSTR 2 की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है? ये GSTR 2 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो देखो इसमें बहुत सारे बिल्स के नाम भी आ रहे हैं। पहला जो बिल्स है B2B इन्वॉइसेस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, ये मैंने पिछले वाले क्लास में पढ़ाया था, वो वीडियो मैं आप लोगों को सेंड करूँगा। दूसरा जो बिल्स है इसमें B2B UR इन्वॉइस, ये भी कल मैंने बता दिया था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, 2 बिल्स पढ़ेंगे, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अब आप लोग बहुत ही केयरफुल इसको देखना कि काम कैसे करना है इसमें, ठीक है? तो पहला तो हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज लेके चलते हैं। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मीनिंग ये है कि जब भी आप कोई भी सर्विसेज अदर कंट्री से लेते हो, ठीक है? जैसे कि USA हो गया, जर्मनी हो गया, दुबई हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में आप जब सर्विस को इंपोर्ट करते हो तो उसकी ट्रांजैक्शन हम पास कैसे करते हैं GST से रिलेटेड, तो आज हम वही देखने वाले हैं। तो अब मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद पहले तो आपको नोट्स दिखा देता हूँ कि नोट्स में मैंने क्या लिखा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसमें मैंने लिखा पार्टी अकाउंट नेम, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड लिया, और देन इसके बाद परचेज लेजर मैंने लिखा, इंपोर्ट परचेज। देखो, नेम ऑफ आइटम मैंने इंड ऑफ लिस्ट लिखा है आज, क्योंकि ये आइटम नहीं है, मैं माइक्रोसॉफ्ट को एज ए कंसीडर करूँगा सर्विसेज। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 ये मेरा सर्विसेज है, और मेरा एक्सपेंसेस होगा, ये मेरा होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और देन इसके बाद मैंने GST इस पर 18% लगाया है, और ये उसका SSC कोड 9973 मैंने लिया है, और इसकी जो वैल्यू है 8000 रुपीज़ है, और भी ज़्यादा क्या मिलेगा, लेकिन मैंने 8000 रखा है। और देन इसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे IGST। तो IGST की वैल्यू जो है ऑटोमेटिक आएगी। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, और जब भी मैं ये एंट्री पास कर दूंगा, तो मैं जब भी डिस्प्ले में जाके चेक करूँगा तो मेरे इसमें इधर बिल्स जो है वो दिखाई देनी चाहिए इसके अंदर, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो अब मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद सीधा मैं वाउचर के अंदर जाऊँगा, और इसमें परचेज F9 करूँगा, और देन इसके बाद मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर 3 ऐसा लिख देता हूँ। और बिल्स में जो मैं बना रहा हूँ 2 अप्रैल 2021 को बना रहा हूँ, और पार्टी अकाउंट लिखूँगा माइक्रोसॉफ्ट PVT लिमिटेड, और इसको मैं क्रेडिटर करूँगा क्योंकि मैं उससे परचेज कर रहा हूँ। अब देखो, इधर स्टेट पूछ रहा है, स्टेट तो हमें पता नहीं है, बट हमें मालूम है कि उसकी कंट्री क्या है। तो हम इसमें लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंटर। अब इसका स्टेट जो है हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, क्योंकि हमें उसका स्टेट नहीं मालूम। तो जस्ट हमें इसमें कंट्री मेंशन करना ज़रूरी है, तो ही जाके आपका IGST कैलकुलेट करेगा, अदरवाइज IGST कैलकुलेट नहीं होगा। और जैसे हम इसकी कंट्री को चेंज करेंगे और इंटर करके नीचे आएंगे, तो हमें GST नंबर इसका बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसकी GST वाले कॉलम पे आना चाहें या रो पे आना चाहें, तो इधर आएगा नहीं पॉइंटर। देखो, एंटर किया तो डायरेक्ट नीचे आ गया, यानी एक्सेप्ट करने के लिए वो बोल रहा है। तो जब भी हम अदर कंट्री से कोई भी गुड्स या सर्विसेज लेते हैं, तो हमें इसमें इसका रजिस्ट्रेशन टाइप बताने की ज़रूरत नहीं होती है। इतना क्लियर है अंकिता, विद्या? विद्या,
ओके, तो चलो इसको सेव किया मैंने, और देन इसके बाद वॉइस म्यूट कर लो, किसी के बगल से आ रही है आवाज़। तो इसमें परचेज लेजर बता रहा है, तो हम इसमें परचेज लेजर बना सकते हैं। तो इसमें मैं लिखता हूँ इंपोर्ट परचेज। लोकल परचेज मैं अलग रखना चाहता हूँ। लोकल परचेज के लिए मैंने परचेज ही लेजर बनाया है, बट मैं जब भी इंपोर्ट करूँगा कोई सर्विसेज या गुड्स, तो मैं उसको इंपोर्ट परचेज करके एक लेजर बना दूँगा, इंपोर्ट परचेज, जिससे मेरा इंटरनेशनल कितना मैंने सेल्स परचेज किया है या लोकल मैंने कितना सेल्स परचेज किया है, उस सब की डिटेल मैं अलग अलग रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं इसका लेजर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, और इसका जो अंडर रखूँगा मैं परचेज ही रखूँगा, कोई दूसरा नहीं रखूँगा, ठीक है। और इसके बाद इसको सेव कर दूँगा, एज इट इज़ ये रहेगा जैसा इन्फॉर्मेशन ये है, और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसको एंटर, और देखो जैसे मैं इंपोर्ट करूँगा और एंटर करूँगा तो इसका मुझे अब क्लासिफिकेशन नेचर बताना होगा। तो इसमें स्पेस करता हूँ, स्पेस करने के बाद अब मैंने लिया है इंपोर्ट टैक्सेबल सर्विसेज। तो इंपोर्ट टैक्सेबल इसमें आपको सेलेक्ट करना है, और इसको करेंगे एंटर। नेम ऑफ आइटम नहीं है तो इसको हम एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट। देन अब हम सर्विसेज को क्रिएट करेंगे जो हम सर्विस ले रहे हैं, और हम सर्विस ले रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 मैंने लिया है, और ये मेरा खर्चा हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरा। और इसमें अभी मैं बताऊंगा कि मेरा जीएसटी रेट कितना है। 18 है, देखो मैंने इधर माइक्रोसॉफ्ट 365 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और देन इसके बाद मैंने जीएसटी 18%, और इसका सैक कोड 9973 लिखा है। तो जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। अभी तक हमने जितना भी सीखा था जीएसटी से रिलेटेड, वो सब हम स्टॉक आइटम में डाल रहे थे, बराबर। जब आप सर्विसेज परचेज करोगे ना, तो आपको इसी लेजर के अंदर ही बताना होगा। अब इस ऑप्शन को हमें यस करना है, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, इसको यस करना है। और यस करने के बाद हमने इसमें सेलेक्ट किया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, और इसका सर्विस अकाउंटिंग कोड हमने रखा है 9973। हाँ, किसी कुछ डाउट? हाँ हाँ, मैं आपको बताऊंगा। ये जो, हाँ ये जो नीचे है ना, इधर हाँ इधर, हाँ तो इधर देखो नीचे एक कॉन्फ़िगर है, देखो नीचे दिख रहा है कॉन्फ़िगर मेरे स्क्रीन पे, लास्ट में F12, इस पर क्लिक करके ना ये सब ऑप्शन को यस कर देना, तो आ जाएगा। चलो इसको सेव करते हैं। अब हम इसमें लेंगे टैक्सेबल, इसको एंटर किया, और एंटर करने के बाद अब हम IGST इसमें बता देंगे, यानी इंटीग्रेटेड में 18% बता देंगे, और इसको सेव कर देंगे। और ये सर्विस है तो सर्विस लेके इसको एंटर करना है। अब इसकी वैल्यू हम एंटर कर देंगे। देखो इसमें अभी जैसे मैंने इसको एंटर किया, ये रेट के इधर दिखाई दे रहा है। एक बात ध्यान में रखना, रेट हमें एंटर नहीं करना है, तो हमें इसको एंटर करके अमाउंट एंटर करना है। 8000 मैंने रखा है, तो 8000 लिया, और इसमें इंपोर्ट टैक्सेबल बता रहा है, तो हम इसमें फिर से इंपोर्ट टैक्सेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, एंटर। अब इसमें हम लगाएंगे IGST, इसको एंटर किया। अब देखो जैसे मैं IGST लगा रहा हूँ तो इसमें मेरा कैलकुलेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका रीज़न क्या होगा, ये क्यों कैलकुलेशन नहीं किया मेरा IGST? तो ये जो हम सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्री हो रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑप्शन कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए आपको इधर देखो एक मोर डिटेल दिखेगा इधर ही, तो आप इस पर क्लिक करके देखो, और मोर डिटेल पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको मिलेगा GST टैक्स एनालिसिस। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा, नीचे देखो एक ऑप्शन आपको नोट्स में दिखाई दे रहा है, इधर नीचे लिखा है वैल्यू ओवर रिडन बाई यूजर्स। इसमें लिखा है नोट्स में अमाउंट ऑफ टैक्स सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। समझ में आया? कहाँ से देखना है? फिर से एक बार दिखाता हूँ, बैक आता हूँ मैं। अब इसमें IGST कैलकुलेट इसके लिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये RCM की एंट्री हमारी बन रही है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। तो जब भी हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एंट्री बनाते हैं तो उसमें हमारा IGST बिल्स में कैलकुलेशन नहीं होता है। तो उसको अगर हमें देखना है तो हमें जाना होगा मोर डिटेल में। मोर डिटेल में जाने के बाद हमें GST एनालिसिस करना होगा, और इसमें हमें दिखेगा नीचे
जीएसटी में ही कर रहे हैं, जीएसटी तो ऑन ही रहेगा ना। ऐसा नहीं है, जिसमें ज़रूरत है उसको यस करना, जिसमें नहीं है उसको नो रखना है। मोर डिटेल ये नहीं आ रहा है। टैली कौन सी है? हाँ हाँ, तो उसमें जीएसटी की सेटिंग है क्या? हाँ, जीएसटी की सेटिंग करने के बाद ही ये सब इन्फॉर्मेशन आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी, ठीक है। ओके हाँ, तो इसको हम आएंगे अब सेव कर देंगे। अब सेव करने के बाद इसको मैं इसका पूरा डिटेल आपको दिखाता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपका कहाँ पे जाएगा। बैक आएंगे अब। बैक आने के बाद मैंने बताया था रिपोर्ट कहाँ से दिखेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है और जीएसटी रिपोर्ट में जाना है और जीएसटीआर 2 में जाना है। अब इसमें देखो, इसमें हमारा सर्विस यानी इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान देना है कि नीचे भी दिखाई दे रहा है, देखो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपका जो वैल्यू दिख रही है ना, इधर भी दिखाई दे रही है। तो इसको हमें क्या करना होगा, अब अगर मैं बैक आऊँ, थोड़ा सा मैं आपको बैक आने के बाद दिखाता हूँ बैलेंस शीट में क्या इसका इम्पैक्ट होता है। इसकी जो देखो इम्पैक्ट हो रही है, क्या अभी दिखाई दे रहा है 1476। 1476 जो है वो हमारा इसका इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर 2, ये सब की इन्फॉर्मेशन को इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है उधर, ठीक है। ये जो भी हमने ट्रांजेक्शन पास किया है ना, ये सब उसका दिखाई दे रहा है, इसका नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि उसमें 1440 रुपीज़ ऐड होके नहीं दिख रहा है। तो हम इस वैल्यू को ऐड कैसे करेंगे उसमें, अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे, ठीक है। बट बिल्स तो आपको इसमें देखो दिखाई दे रही है, जो 8000 था वो हमारा दिख रहा है इसमें। और इस पे जो आपका आईटीसी आप क्लेम करोगे 1440 रुपये क्लेम करोगे, तो उसको हम क्लेम कैसे करें उसको देखते हैं अभी। ओके, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अंकिता, विद्या, ओके। तो यहीं पे हमें क्या करना है, इधर ही एंटर कर देना है। आप जब भी एंटर करोगे, देखो मैंने नीचे ही एंटर किया इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में, इसको मैंने इधर एंटर किया। जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो इसमें मुझे दिखाई दे रहा है नीचे, अगर आप ध्यान से देखो, ये जहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इतना इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है। बट एक बॉक्स इसमें खाली है, इसमें जो लिखा गया है देखो लायबिलिटी है आईटीसी बुक। अभी हमने इसका आईटीसी बुक किया नहीं, यानी कि आईटीसी मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इसमें हमारे पास देखो इधर बैलेंस भी दिखाई दे रही है, बैलेंस लायबिलिटी। तो इस लायबिलिटी को जब भी हम बुक कर देंगे तो ये इन्फॉर्मेशन हट के आपको इसमें दिखाई देगा इधर। तो इसको बुक कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब इधर ही रह के आपको प्रेस करना है Alt J, या हम जिसको बोलते हैं स्टेट एडजस्टमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद ये जो दिखाई दे रहा है हमें ऐसे ही रखना है जो ये लेके जा रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे अभी हमें क्या करना होगा, अपने आईटीसी को यानी अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को बढ़ाना है। यानी इसके लिए इसमें देखो दिखाई दे रहा है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देन पहला तो हमें इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी करना है, देन उसका आईटीसी भी हमें क्लेम करके लेना है। तो उसको कैसे करना है, पर देखो जैसे मैं इसमें स्पेस करूँगा तो मेरे पास एक ऑप्शन और आएगा। यानी कि अगर मैं इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी लूँगा और देन इसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट को मैं फिर से क्लेम करने के लिए जाऊँगा, तो मुझे 2 एंट्री बनानी होगी जर्नल की। तो मैं 2 एंट्री नहीं बनाना चाहता हूँ, तो मैं एक ही एंट्री में उसको पास करके दिखाऊंगा। देखो नीचे एक ऑप्शन लिखा है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। 2 जर्नल वाउचर बनाने से बेटर है मैं एक ही जर्नल वाउचर बनाऊंगा और इसमें सेलेक्ट करूंगा। इसमें जो है इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ ही रखना है जैसा दिखाई दे रहा है, बट नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में या नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में हम इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे वाले ऑप्शन को, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये एंट्री करने में थोड़ा सा हमें ईजी होता है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इंटर करूँगा।
अब इसमें देखो ये डायरेक्ट क्या किया, जर्नल वाउचर ओपन करके दे दिया, और जर्नल वाउचर में इधर हमें दिखाई दे रहा है यूज फॉर में इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी और इम्पोर्ट सर्विसेज। और इसमें डेट जो है हमारा चेंजेस कर रहा है 30 अप्रैल 2021। तो हम मैं इसको चेंज कर दूंगा, यानी जैसे मैंने आज ख़रीदा तो आज भी मैं अपना आईटीसी बुक कर सकता हूँ, तो इसमें मैं अप्रैल लिख देता हूँ। हाँ मैंने कुछ नहीं किया, वो ऑटोमेटिक आया, बट मैंने अभी डेट चेंजेस कर दिया उसका, ठीक है, F2 करके मैंने इसका डेट चेंज कर दिया 2 अप्रैल 2021। इसको एंटर कर दिया। अब मैं इसमें एक बार IGST को डेबिट करूँगा, और इसमें मेरा है 18%, इसको एंटर किया, और इसकी जो वैल्यू थी 8000 रुपीज़ थी, मैंने 8000 रुपीज़ लिख लिया। अब मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है 8000, मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इन्फॉर्मेशन इधर ही दिख रही है, 18% इंटीग्रेटेड, और इधर 8000, और इसकी जो वैल्यू है 1440 रुपीज़। तो इसी को मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लायबिलिटी को बुक कर रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया था स्टेट एडजस्टमेंट पे, और इसमें मैंने स्पेस किया, स्पेस करने के बाद इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको एंटर किया, और डेट मैंने इधर चेंज कर दिया अप्रैल 21, और देन इसके बाद मैं IGST को सेलेक्ट करूँगा। इसकी जो GST रेट थी 18% और 8000 रुपीज़, और देन इसमें 1440 रुपीज़ था। तो इसको मैं एक बार डेबिट करूँगा और एक बार क्रेडिट करके लूँगा, फिर से IGST ही लूँगा मैं इधर। इसको एंटर। अब इसको एंटर करके सेव किया। इसमें लिखूँगा मैं बीइंग इंक्रीज ITC, या हम इसको ऐसा लिखेंगे बीइंग लायबिलिटी बुक्ड एंड क्लेम ITC, या हम इसको क्लेम ना बोल के इंक्रीज ITC लिख सकते हैं। एंटर। आप सेव कर दिया। आप सेव करने के बाद अब इसका आप देख सकते हो, पहले जो इन्फॉर्मेशन हमारा इसमें दिखाई दे रहा था बैलेंस लायबिलिटी में, अब वो लायबिलिटी हमारी बुक हो गई 1440 रुपीज़ का, और अब ये हमारा क्लियर है। अब हम इसको बैक आके चेक करें, बैक आऊँगा, अब देखो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में अब दिख रहा है क्या, हमारा 1440 रुपीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हमारा जो दिखाई दे रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में दिखाई देगा पूरा डिटेल। और देखो अब हमें अपना ITC मिल जाएगा 1440 रुपये। मैं आपको इसको दिखाऊंगा 1440 रुपये कहाँ पे आएगा, GSTR 3B में आएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे इनपुट्स होंगे वो सबको एक साथ ऐड करके आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, Alt F1 किया, देखो नीचे लिखा है एलिजिबल ITC, और इसमें टोटल वैल्यू जो दिखाई दे रही है वो 36। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ एलिजिबल ITC, मैं कहाँ पे गया, GSTR 3B में। GSTR 3B मतलब होता है कि GSTR 1 और GSTR 2 का दोनों को कॉम्बिनेशन। हम GSTR 3B हम बोलते हैं, यही रिटर्न फाइल है हमारा, ठीक है। तो हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ITC आपको दिखेगा कहाँ पे। GSTR 3B में गया, Alt F1 किया, और इधर में चाहो तो आप पीरियड भी आपका चेंज करके ले लो, अप्रैल 2021, और इसमें मैं लिख देता हूँ 2 अप्रैल 2021। अब इसमें देखो टोटल ITC हमें कितना दिखाई दे रहा है, इसकी जो दिखाई दे रही है 3672, बट इसमें अभी हमने जो 1440 रुपये का ITC बुक किया था, ये हमारा देखो इधर दिखाई दे रहा है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में दिखाई दे रहा है। ये इतना क्लियर है। हाँ ओके, विद दैट अब इसके बाद अगर हम बैलेंस शीट देखें तो हमारे पास बैलेंस शीट में क्या इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। Alt F1 करेंगे, अभी भी देखो वैल्यू इतनी दिखाई दे रही है आपको, जो पहले हमारी वैल्यू थी। अब हम इसी को अमाउंट को पहले तो जो अभी 1440 रुपीज़ था, इसको हम पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो पे कैसे करना है, वाउचर में आएंगे, और अभी जब भी हम इसको पे कर देंगे तो हमें इसमें इसकी डिटेल दिखेगी। तो मैं बैलेंस शीट आपको पहले दिखा देता हूँ। इसमें जो दिखाई दे रहा है मेरा वैल्यू 1476 दिखाई दे रहा है। तो मैं इधर कैलकुलेटर में लिख देता हूँ 1476
-1476 देन उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगा 1440 रुपीज़। तो इसकी जो टोटल वैल्यू हो जाएगी हम इसको देखते हैं बाद में। अब मैं इसके लिए एक वाउचर बनाऊंगा पेमेंट का F5 और इसको ऑटो फिल करूंगा मैं। ऑटो फिल, इसको ऑटो फिल करने के बाद और ट्रांजैक्शन टाइप में मैं लूँगा स्टेट पेमेंट, एंटर। देन इसमें टाइप्स ऑफ GST लूँगा टैक्स टाइप में, और ये जो होगा मेरा रिसिपिएंट लायबिलिटी होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कंज्यूमर यानी कि वो सप्लायर है, बट उसको मैं ट्रीट करूँगा एज अ रिसिपिएंट लायबिलिटी, क्योंकि जितनी भी हमारी RCM की एंट्री होती है वो रिसिपिएंट लायबिलिटी के अंडर जाती है। रिसिपिएंट लायबिलिटी मतलब क्या, कि कस्टमर अपना टैक्स खुद गवर्नमेंट को पे करेगा, ठीक है। पहला वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या उसमें मैं बोल रहा हूँ कि रिसिपिएंट लायबिलिटी है कौन, ठीक है। तो इसमें हम फिलहाल तो रिसिपिएंट लायबिलिटी लेके चलेंगे, इंटर 1 अप्रैल 2021, और इसमें मैंने सेकेंड को ही पे कर रहा हूँ तो मैं 2 अप्रैल 2021 ले लेता हूँ और इंटर कर दिया। मुझे इसमें IGST और IGST सेलेक्ट किया और इसमें मैं लिखूँगा 1440 रुपीज़ मुझे इतना गवर्नमेंट को पे करना है, और इसको मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको इंटर और प्रोवाइड GST डिटेल। आप पेमेंट कैसा कर रहे हो, मैं नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहा हूँ, और जैसे आप पेमेंट कर दोगे तो उसमें आपको बैंक का नाम वाम सब आ जाएगा जिस बैंक से आप पे कर रहे हो। मैंने बैंक का नाम लिख दिया। CPIN नंबर भी आपको मिल जाएगा, और देन चालान नंबर भी मिल जाएगा, BRS कोड, ये सब चालान के ऊपर लिख के आता है, तो आप उसको चेक कर सकते हो। मैं इसको जस्ट एंटर करके सेव करता हूँ। इसमें लिखूँगा मैं बीइंग पेड GST, इसको एंटर किया, सेव। अब इसके बाद अभी मैं बैलेंस शीट में आपको दिखाऊं तो वैल्यू हमारी ऐड हो जानी चाहिए इसमें। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 12916। पहले कितना था हमारा इसका वैल्यू, कुछ तो 1479 रुपीज़ था, बराबर विद्या और अंकिता। हाँ, तो ऐसा हम उसकी लायबिलिटी को बुक करेंगे। देखो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया इसमें। पहले तो मैंने किया परचेज एंट्री, परचेज वाउचर बनाया F9। दूसरा जो मैंने किया लायबिलिटी बुक किया, जर्नल एंट्री बनाया, देन इसके बाद मैंने इसका पेमेंट किया। तीसरा GST पेमेंट कर दिया। 3 ट्रांजैक्शन हमें इसमें बनाना पड़ेगा। और एक और ट्रांजैक्शन मैं अभी आप लोगों को आज के लिए लास्ट बताता हूँ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मैंने बताया और इंपोर्ट ऑफ गुड्स अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो मैंने एक एग्जांपल इधर लिखा है, एडमार्क एंड कंपनी से हमने लिया है। कुछ मैंने आइटम से लिख दिया है गुड्स का नाम, और इस पे GST 18%, HSN कोड मैंने ये बता दिया। अब मैं इसको एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। एक बार फिर से मैं वो ट्रांजैक्शन आपको दिखाता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, GST रिपोर्ट, GSTR 2। R मतलब होता है रिटर्न, ठीक है, R मीन्स होता है रिटर्न। अब देखो इसमें हमारा ये डिटेल प्रॉपर दिखाई दे रहा है इधर। अब हम जो एंट्री करेंगे वो हमारा इसमें आएगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स में आना चाहिए। तो चलो मैं अभी आपको एंट्री करके दिखाता हूँ। परचेज वाउचर में आया, F9 बटन प्रेस किया, बिल नंबर 4 बता दिया। सेम डेट को मैं बना रहा हूँ इसमें, अप्रैल, या चलो अगले महीने के लिए बना देते हैं, मई। पहले तो F2 करेंगे, 1 मई 2021, इंटर। अभी फ़िलहाल तो आया नहीं है, और फिर भी हम करके देखते हैं। मई 21, देन पार्टी अकाउंट नेम क्रिएट करेंगे, एडमार्क एंड कंपनी। ये हमारा क्रेडिटर है, एंटर करेंगे, स्टेट नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, और देन कंट्री चूज़ करेंगे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मैंने इसमें भी वही लिखा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका।
और जीएसटी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सेव करेंगे इसको भी सेव करेंगे। अब इसमें सेलेक्ट करूँगा मैं इंपोर्ट परचेज़, और इसमें स्पेस करके इंपोर्ट टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। और इसमें मैंने क्या लिया है देखता हूँ, आइटम मैंने आइटम ए लिया है, तो आइटम ए लिखूँगा मैं। आइटम ए इंटर, इसको मैं नॉस में मेजरमेंट करता हूँ। अल्टरनेट यूनिट, ये सब आप लोगों का प्रैक्टिस हो गया ना। इसको मैंने नॉस लिया, सॉरी इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा, नॉट अप्लीकेबल। एंड अल्टरनेट यूनिट हम नॉट अप्लीकेबल करेंगे और इसको एंटर। देन इसमें हम अब बताएंगे जीएसटी रेट, इंटर। मैंने आइटम ए लिया और इसका HSN कोड भी बता देता हूँ मैं इधर। इसको मैंने इधर रखा और इसको टैक्सेबल, और देन इसमें हम 18% GST इसका बता देंगे। इसको सेव कर देंगे, इंटर। इसकी क्वांटिटी बताएंगे, इसमें मैंने क्वांटिटी नहीं लिखा तो क्वांटिटी में लिख देता हूँ इधर 200 नॉस, और रेट मैं लिखूँगा इसका $10 का। अब इसमें देखो करेंसी आ जाएगा, बट मैं करेंसी नहीं लूँगा और आज के रेट से मैं उसको कन्वर्जन कर लूँगा। ठीक है, टोटल मुझे कितना लेना है। मैं तो गूगल पे आ रहा हूँ और आज के रेट से उसको कंपेयर करके देखता हूँ। डॉलर USA, डॉलर INR, इन INR इंडियन करेंसी को चेक करता हूँ मैं। 74.53। अब इसमें मैं 200 नॉस लिखा, और पर डॉलर अगर मैं मल्टीप्लाई करके लिखूँ तो इसकी वैल्यू कितना आएगी, 10 इंटू, मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, 74, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, नीचे मैं इधर कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। 10 इंटू 74.53, इसको एंटर करूँगा तो इसकी जो वैल्यू आ रही है पर पीस की 745.30 इंटू 200, यानी कि टोटल क्वांटिटी मेरे पास 200 है। पर पीस की जो वैल्यू है 7453.30, और अगर मैं 200 क्वांटिटी की कैलकुलेशन करूं तो इसमें मेरा आएगा आंसर, इंटर किया, 1,49,060। तो इसमें मैं रेट नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसमें रेट ना लिख के मैं इसको इंटर करूंगा। इसमें मैं रेट नहीं लिखूंगा, इसमें जस्ट मैं डायरेक्ट अमाउंट लिखूंगा। ठीक है, 149,060, इसको एंटर करूंगा तो रेट ऑटोमेटिकली मेरा देखो आ गया पर पीसेस। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 745.30, और देखो नीचे भी वही आ रहा है मेरा 745.30। तो मैंने डायरेक्ट क्या किया, उस डॉलर को कन्वर्ट किया टोटल, और फिर उसके बाद मैंने 200 पीस की तो उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 7453.30, और टोटल वैल्यू मेरा निकल के आया 14,960, और मैंने सीधा सीधा इसको अमाउंट में लिख दिया। जैसे अमाउंट पे लिख के एंटर किया मैंने, रेट ऑटोमेटिकली मेरा मिल गया। ठीक है, ओके, इसको हम अब सेव करेंगे। और एक बात ध्यान में रखो, इधर हमें टैक्सेबल वैल्यू जो पूछ रहा है इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसको जस्ट हम इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद जब भी हम कोई भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो उसमें हमें कस्टम ड्यूटी भी चार्ज की जाती है, इसमें हमें कस्टम ड्यूटी भी देना होगा। कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी जो है आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है, बट अगर आप ये गवर्नमेंट को पे करोगे तो बाद में आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। तो इसको मैं परचेज़ के अंडर रखूँगा, परचेज अकाउंट। यानी कहने का मतलब मेरा कि मैं कस्टम ड्यूटी जो भी चार्जेस होगी मेरा,
तो मैं उस वैल्यू को क्या करूँगा, उस परचेज वाले वैल्यू में ऐड कर दूँगा। कहने का मतलब मेरा ये, इस वैल्यू में ऐड करके मैं बाद में उसका आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। तो इसको मैं अंडर रखूँगा परचेज में। तो मैं एक लेजर बनाता हूँ, क्रिएट किया, कस्टम ड्यूटी, इसको मैं परचेज के अंडर रखूँगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस में नहीं रखना है इसको। अगर आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखोगे तो इसको आप क्लेम नहीं कर सकते, ध्यान में रखो। तो कस्टम ड्यूटी जो हम लेजर बनाएंगे वो परचेज के अंडर रखेंगे, जिससे कि हम बाद में उसको क्लेम भी कर सकें। लेकिन अभी हमें इधर ध्यान देना होगा, स्टैट्यूटरी डिटेल इस जीएसटी एप्लीकेबल, इसको एप्लीकेबल ना रख के हम इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे। अब इधर इंटर। अब नीचे एक ऑप्शन हमें मिल जाएगा, इंक्लूड इन एसेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर। अब इसका मतलब है कि जो मेरा टैक्सेबल वैल्यू ये आ रहा है इधर, इस वैल्यू में जो भी कस्टम ड्यूटी आएगी उसकी वैल्यू को मैं ऐड करूँगा। अब इसको मैंने जीएसटी सेलेक्ट किया। अब इसको मैं बताऊँगा बोथ, अप्रोप्रिएशन अप्रोप्रिएट टू बोथ मैं सेलेक्ट करूँगा, और बेस ऑन वैल्यू होगा। थोड़ा सा ध्यान देना है इसमें। इसको मैं इंटर करता हूँ, और इंटर करने के बाद मैं इस पर अब देखता हूँ कि कस्टम ड्यूटी अभी कितना चार्जेस की जाती है। कस्टम ड्यूटी रेट, इसको एंटर किया। मेरे हिसाब से कुछ तो हाँ जो भी चल रहा है उसको हमें लेना होगा इसमें। अब देखो कहीं पे लिखा है क्या, कस्टम ड्यूटी रेट, कुछ बीच में मैंने देखा था 10%। हाँ इधर देखो 10% लिखा है, तो मैं 10% एज अ कंसिडर करूँगा ये वैल्यू के ऊपर जो 149060 है। इस पर इस वैल्यू के ऊपर हमें 10% निकालना है। तो मैं इसको निकालता हूँ, Alt C किया मैंने, 149060 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, इसको एंटर किया। तो इसकी वैल्यू कुछ आ रही है हमारा 14906। अब ये 14906 आ गया, तो इस वैल्यू के ऊपर आपको एक सेस भी देने पड़ते हैं। तो हम इस सेस भी लगाएंगे। सेस का भी सेम लेजर ऐसे ही बनाना है। अब मैं सेस लिखा, और इसको भी अंडर परचेज में ही रखूँगा, इसको भी नॉट अप्लीकेबल करूँगा। इसमें जीएसटी सेलेक्ट करूँगा, बोथ सेलेक्ट करूँगा और इंटर। और ये जो हमारा कस्टम ड्यूटी का जो वैल्यू है, इस पर हमें 3% सेस देना पड़ता है, 3 या 4% सेस देना पड़ता है। इसको भी चेक करते हैं। सेस ऑन कस्टम ड्यूटी, देखो इधर नीचे लिखा भी है शायद 3% कुछ, तो 2% है। इधर 2% दिखाई दे रहा है, तो मैं 2% लेता हूँ। तो 14906 पे हमें 2% निकालना है। 14906 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, इसको एंटर किया। तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी 298.12। अब 298.12 आ रहा है, जो राउंड फिगर इसमें हमारा टैक्सेबल वैल्यू बन रही है इधर, सॉरी टैक्सेबल वैल्यू नहीं, टोटल इनवॉइस वैल्यू जो बन रही है। तो इसमें कुछ हमारा पॉइंट में भी पैसे आ रहे हैं, बराबर। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और लेजर बना देंगे राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ याद है ना, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर आएगा। एंटर, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, इसको सेव, और इसमें मैं लिखूँगा -0.0.12, इसको एंटर। अब ये हमारा राउंड फिगर इधर से हट गया। जो इसमें 12 पैसे दिखाई दे रहा था, इधर से मैंने हटा दिया राउंड ऑफ का लेजर यूज करके। अब इसको मैं सेव कर दूंगा। अब इसको एंटर किया मैंने। अब देखो जब भी आप कोई भी गुड्स इंपोर्ट करोगे किसी कंट्री से, तो इसमें आपको पूरा डिटेल डालना है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास कुछ डिटेल नहीं है, तो हम इसको ऐसे ही जस्ट एंटर करके सेव कर देंगे। बट रियल में हमें ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। अब हम सेव करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर दिया। तो ये कुछ थी हमारी एंट्री। अब हम बैक अगर आके अपने रिपोर्ट को चेक करें, डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटीआर 2 में अगर मैं देखूँ,
F2 करूँगा, पीरियड चेंजेस करना होगा क्योंकि मैंने उसको मई में एंट्री पास किया था। तो 1 अप्रैल 2021 टू 31 मई 2022 लिख देता हूँ, इंटर कर दिया। तो आप देखो इसमें हमारा ट्रांजैक्शन इधर शो कर रहा है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। और इसमें देखो कहीं नीचे वो सब इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है कि हमें फिर से एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, तो इतना समझ में आया अंकिता और विद्या? ओके, विद्या है क्या? ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करके देखो। मैं आप लोगों को ये जो है ना वीडियो सेंड करता हूँ। ठीक है। ठीक, ओके।